वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए तृतीय सेमेस्टर के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे न्यू मॉडल पेपर 2023 के परीक्षाओं के लिए, खास करके बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो टाइप का पेपर होता है आपका, अधिकतर विश्वविद्यालयों का ऐसे ही पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा अगर होने वाली है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह वीडियो। ठीक है, आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास, यानी प्रश्न के उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आइए मैं चर्चा करता हूँ। समाजशास्त्र बीए तृतीय सेमेस्टर 2023 सोशियोलॉजी। पढ़ना क्या है हमको? भारत में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन, ये आपके पेपर का नाम है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जो है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। न्यू मॉडल पेपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उसके आंसर को बताने का प्रयास इसमें रहेगा। आइए हम देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको बता दूं कि पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा। खंड आ बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। खंड आ से 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा बताइए। 10 क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय से मिलते हैं। 10 के 10 प्रश्न करने होते हैं। लघु उत्तरीय में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 8 जो है 5 ही करने होंगे। और दीर्घ उत्तरीय से आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से केवल आपको 2 करने होते हैं। 500 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 200 शब्दों में लघु उत्तरीय और 50 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा बताइए। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है भाई? तो आपको बता दूं सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज की संरचना, यानी कि जो एक प्रकार से सोसाइटी होती होती है, यानी कि जो समाज होता है, उसी समाज का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक एक प्रकार से परिवर्तन का अर्थ। समाज की संरचना में या अंतर क्रियाओं में जब कोई परिवर्तन होता है, सामाजिक अंतर क्रिया या सामाजिक संरचना, इसमें जब कोई परिवर्तन होता है तो वो होता है आपका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक संरचना किसके किससे बनती है? जैसे सामाजिक मापदंड हो गए, सामाजिक संबंध हो गए, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, ये तमाम प्रकार की चीज़ें मिल करके आप देखते हैं संस्कृतिकरण से प्रक्रिया से लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं आजकल, जो कि परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। तो ये सब आपके इसके अर्थ। सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा अर्थ होता है समाज की संरचना में परिवर्तन या समाज की अंतर क्रियाओं में परिवर्तन। ठीक है, तो उसी प्रकार के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कह देते हैं। एक विद्वान है गिन्सबर्ग, वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना होता है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच में संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होता है। तो गिन्सबर्ग का एक कथन है, गिन्सबर्ग ने परिभाषा दी सामाजिक परिवर्तन की और कहा कि जब समाज के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो इसी प्रकार के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के आकार में या फिर समाज के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके बीच में जो संतुलन होता है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो भी सामाजिक परिवर्तन होता है। इन्होंने यह भी कहा एक प्रकार से कि जब सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन होता है। ये सारी बातें बताई गिन्सबर्ग महोदय ने, ये बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरे विद्वान हैं आपके आते हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन, मतलब कि समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होते हैं। यानी क्या कहा, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन, मतलब कि जो समाज का स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सामाजिक यानी समाज की जो संरचना है और जो कार्य होते हैं समाज के, उनमें अगर कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तो किंग्सले डेविस ने कहा वही चीज़ क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन होती है। कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन से मतलब यह होता है, एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें समाज के द्वारा जो स्वीकृत संबंध होते हैं उसमें परिवर्तन होता है।
जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें परिवर्तन होता है, जो प्रतिमान होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, और तमाम प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं समाज में, उन संस्थाओं में भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है। तो जब इस प्रकार के परिवर्तन आपको दिखें, ठीक है, संबंधों में, प्रक्रियाओं में, प्रतिमानों में, संस्थाओं में, तो उस प्रकार के परिवर्तन को एक प्रकार से हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और खास करके आप देखते हैं कि यही आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते तो इतना आप लिख देंगे तो आपका 50 शब्द भी पूरा हो जाएगा और आपका उत्तर बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? संरचना में परिवर्तन का मतलब होता है आपका कि संरचना के किसी भी भाग में परिवर्तन हो जाए, संशोधन हो जाए, जैसे विशेष धर्म में, जाति में, भाषाई समुदाय में, इन सभी के अनुयायियों, यानी कि जो भी एक प्रकार से किसी समुदाय से हैं, भाषा समुदाय से हैं, जाति से हैं, धर्म से हैं, अगर उसमें परिवर्तन होता है मतलब कि समाज की संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। सामाजिक परिवर्तन के कई सारे कारक हैं, वो तमाम प्रकार के कारकों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जब मैंने चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था, तो आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कभी कभी पूछी जाती हैं आपसे। तो सामाजिक परिवर्तन की बात की जाए, सामाजिक परिवर्तन जो होता है इसमें अनिवार्यता पाई जाती है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य ही होता है प्रत्येक समाज के लिए। दूसरी बात सार्वभौमिकता, यानी कि ये हमेशा होता ही है। आप कोई भी समाज अपने आप को एक जैसा नहीं बना सकता है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसको होना ही होता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है। जिस प्रकार से सूर्य भगवान जो होते हैं वो पूरब से उदय होते, पश्चिम को अस्त होते हैं, तो ये तय है एकदम से बात, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सार्वभौमिक है। और इसी प्रकार से सार्वभौमिकता होती है सामाजिक परिवर्तन में, यानी प्रत्येक समाज में आपका परिवर्तन होना एकदम से तय है। तीसरी बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारण से क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी जो सामाजिक परिवर्तन की गति होती है वो समय कारण से प्रभावित होती है, यानी कि समय कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। ठीक है, चौथी विशेषता इसकी ये है कि जटिलता, समाज में जटिलता भी, मतलब सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार से जटिलता से होता है, यानी कठिनाई होती है समाज में परिवर्तन होने में, कठिनाई होती है। सामाजिक परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आज हमने सोचा 10 लोगों की सलाह हुई और सामाजिक परिवर्तन हो गया। सामाजिक परिवर्तन में आप देखते हैं बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक, उसके बाद में कोई परिवर्तन होता है। इसके अलावा पांचवा विशेषता ये है कि भविष्यवाणी करना संभव होता है। सामाजिक परिवर्तन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा या किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसको मैं नहीं कह सकता या आप नहीं कह सकते, समाजशास्त्री नहीं बता सकते कि भाई आने वाला समाज कैसा होगा। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं कैसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कैसा होने वाला है। क्लियर। छठी विशेषता ये है कि सामुदायिक परिवर्तन होता है, यानी कि जो है एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता मतलब सामुदायिक परिवर्तन भी होता है। सामुदायिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सामुदायिक परिवर्तन कम्युनिटी वाला जो परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक सापेक्ष अवधारणा है, ये सापेक्ष धारणा होती है सामाजिक परिवर्तन। ये क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान बताइए। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, प्रतिमान के बारे में मैंने आपको बताया ही था। वैसे सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान का मतलब होता है, इसकी परिभाषा दी है सामाजिक प्रतिमानों की बीरस्टीड महोदय ने, रॉबर्ट बीरस्टीड इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस अंग से होता है या उस ढंग से होता है जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ समाज में, या एक प्रकार से आप देखते हैं एक समय में समाज के जो तमाम सारे क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में परिवर्तन जो होता है वो एक विशेष ढंग से आपको दिखाई पड़ता है। और इसी बात को कहा किसने? बीरस्टीड महोदय ने। और इसी आधार पर मैकाइबर और पेज ने भी क्या किया? सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 प्रतिमान बता दिए। किस आधार पर? जो बीरस्टीड की परिभाषा थी इसी आधार पर। बीरस्टीड ने क्या कहा कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस ढंग से है जो, या फिर जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही एक समय में मतलब एक समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक जो होता है विशेष ढंग से देखने को मिलता है। और इसी को आधार बनाया मैकाइबर पेज ने और उसको 3 भागों में बांटा सामाजिक प्रतिमानों को। पहला प्रतिमान आपका है प्रथम प्रतिमान। प्रथम प्रतिमान को रेखीय जो है परिवर्तन या रेखीय प्रतिमान भी कहते हैं। ठीक है, रेखीय प्रतिमान जैसे कि आप देखते हैं प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक परिवर्तन के क्षेत्र में आप देखते हैं ये आता है। जैसे पहले आप देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें थीं, पहले इतना विज्ञान आगे नहीं था, आजकल सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। आजकल खाना तो घर तक पहुंच जा रहा है जोमेटो के माध्यम से, कई प्रकार की चीज़ें होती। तो ये एक प्रकार से समझ रहे हैं ना कि जो है सारी चीज़ें आजकल सब चीज़ प्रौद्योगिकी कारण से जो विकास हो रहा है। आप देखते हैं पहले आप घर पे बैठ करके किताबों से पढ़ते थे, आज मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आप किससे पढ़ेंगे तय नहीं है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे सामाजिक परिवर्तन का जो प्रथम प्रतिमान है ये एक रेखा में चलता है, यानी एक प्रकार से निम्नता से उच्चता की ओर भी हो सकता है, उच्चता से निम्नता की ओर भी हो सकता है, लेकिन रेखीय परिवर्तन का तात्पर्य लिया जाता है कि भाई निम्नता से उच्चता की ओर। ठीक है, पहले आप देखते पहले का समाज अपना कैसा था, अगर हमको हवा लेनी होती थी तो पेड़ों के नीचे बैठते थे। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, पेड़ों के नीचे बैठते थे हम लोग, हवा लेनी होती थी। लेकिन आज क्या है, आज एसी है, कूलर है, पंखे हैं तमाम सारे, किसी को भी चला करके मैं हवा ले सकता हूँ, हम हवा ले सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार का परिवर्तन हुआ। पहले पंखा बना होगा, पंखा के बाद में फिर आप देखते कूलर बना, कूलर के बाद में जब कूलर से भी जो है गर्मी नहीं गई तो फिर एसी ही बन गया, वातानुकूलित ही चीज़ें बन गई। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा परिवर्तन आपका होता है द्वितीय प्रतिमान, जिसको कहते हैं द्वितीय प्रतिमान। द्वितीय प्रतिमान को कहते हैं उतार चढ़ाव प्रतिमान। उतार चढ़ाव प्रतिमान द्वितीय प्रतिमान को क्यों कहते हैं, जो कि जनसंख्या और आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन होता है कि उतार चढ़ाव, कभी जनसंख्या घटेगी तो कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, इस प्रकार से एक तरंग की भांति चलते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से घटना बढ़ना इस प्रकार चलता रहता है। तीसरा परिवर्तन होता है आपका तरंगीय परिवर्तन। ठीक है, तृतीय प्रतिमान जो होता है आपका उसको बोलते हैं तरंगीय परिवर्तन। जैसे आजकल जो फैशन है या सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, या फिर आप मौसम का परिवर्तन आप देख सकते हैं, घूम फिर करके वही आना। कुछ लोग तो तृतीय प्रतिमान को चक्रीय परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग तरंगीय परिवर्तन कहते हैं, इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ लोग द्वितीय प्रतिमान को भी तरंगीय परिवर्तन, चूंकि उतार चढ़ाव परिवर्तन है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें। तो सामाजिक परिवर्तन के ये आपके सिद्धांत हो गए, मैंने आपको बता दिए। वैसे सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से आपके दो सिद्धांत हैं, और खास करके दो सिद्धांत। पहला तो आपका है रेखीय सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत है आपका रेखीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत जो होता है इस मान्यता पर आधारित होता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति विभिन्न स्तरों के माध्यम से एक ही दिशा में आगे बढ़ने की होती है, जबकि द्वितीय आपका जो है चक्रीय परिवर्तन होता है। चक्रीय सिद्धांतकारों का कहना होता है कि वो कहते हैं कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र होता है, हम जहाँ से चलते हैं फिर से हम दोबारा वहीं पर लौट आते हैं। प्रकृति भी इसी प्रकार का परिवर्तन करती है, और इन लोगों ने एक प्रकार से, इन लोगों में चक्रीय सिद्धांतकारों में नाम है स्पेंगलर महोदय का, पिट्रिम सोरोकिन का, पैरेटो का, टाइनबी का। ये सभी विद्वान जो है चक्रीय सिद्धांत को एक प्रकार से बताते हैं, जबकि रेखीय सिद्धांत में और तमाम सारे विद्वानों के नाम, सॉरी, तमाम प्रकार के विद्वानों के नाम आपके आ जाते हैं। क्लियर, ये हो गए आपके प्रतिमान के बारे में कुछ बातें। तीसरा प्रश्न आपका है सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक विलंबना से क्या तात्पर्य है भाई। सांस्कृतिक विलंबना की बात की है तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी भाई, तो आगबर्द महोदय ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा प्रस्तुत करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगबर्द महोदय ने कहा, और खास करके उन्होंने क्या किया, दो प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया सांस्कृतिक विलंबना में। पहली बात उन्होंने बताई कौन सी, भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का मतलब जैसे कि रेल हो गया, मोटर कार हो गया, टेलीफोन वगैरह हो गया, ये सब भौतिक संस्कृतियां हैं। दूसरा अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का मतलब जैसे कि मानव की जो कला होती है, या दर्शन यानी जो विचार होते हैं, सोचने समझने की जो पद्धति होती है, ये सब आपकी अभौतिक संस्कृतियां होती हैं। तो संस्कृति दो प्रकार की, एक भौतिक और एक अभौतिक। भौतिक संस्कृति का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका, जैसे आप देखते हैं मोटर कार हो गया, टेलीफोन हो गया, तमाम प्रकार की जो वस्तुएं आपके समक्ष होती हैं, तो वो सब भौतिक संस्कृति हैं। और जो एक प्रकार से जो ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो होती है अभौतिक संस्कृति। और जिसको देख सकते हैं उसको छू सकते हैं, वो होती है भौतिक संस्कृति। जैसे आपके विचार, मानव की जो कला होती है वो, दर्शन, सोचने समझने की जो टेक्निक होती है वो, तो ये सब एक प्रकार से अभौतिक संस्कृति है। आगबर्द महोदय इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को देते हुए, कि संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष जो होते हैं, ये दो पक्ष होते हैं संस्कृति के, और इन्हीं दोनों पक्ष जो होते हैं खास करके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भौतिक और अभौतिक पक्ष जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि कनेक्टेड रहते हैं, किंतु एक ही हिस्से के पिछड़ जाने के कारण सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और समाज में यही सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या सांस्कृतिक विलंबना का मतलब क्या होता है, कि मान लेते हैं भौतिक संस्कृति ज़्यादा आगे बढ़ जाए और सांस्कृतिक जो है संस्कृति, मतलब जो अभौतिक संस्कृति है वो पीछे रह जाए, तो ये सांस्कृतिक विलंबना हो गई। या कोई भी संस्कृति, यानी कि चाहे भौतिक चाहे अभौतिक, कोई भी संस्कृति एक प्रकार से ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा विकास हो जाए उसका, और उसका कम विकास हो पाए, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक विलंबना। समझ में आ रही बात है, यानी कि एक संस्कृति बढ़ जाए, जैसे आजकल भौतिक संस्कृति ज़्यादा विकसित है और विचार उतनी मात्रा में थोड़ा कम आप देख सकते हैं। ठीक है, भौतिक संस्कृतियाँ लगातार विकसित होती ही जा रही हैं। क्लियर,
तो भौतिक संस्कृति क्या है, बढ़ गई है। भौतिक संस्कृति थोड़ा सा उसके हिसाब से नहीं बढ़ पा रही, कम धीरे धीरे विकास हो पा रहा है उसका, तो कहीं ना कहीं पे ये सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति हुई, ठीक है, जिसमें एक पक्ष पीछे रह जाता है और एक पक्ष आगे हो जाता है। क्लियर, ये बात हो गई आपकी सांस्कृतिक विलंबना। विलंबना का सीधा सा मतलब होता है एक चीज आगे एक चीज पीछे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो संस्कृति में भी ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चौथा नंबर है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का जो सदस्य होता है अथवा एक प्रकार से जो सदस्य होता है वह अपनी जाति से मतलब अपने से उच्च जाति का जो व्यवहार होता है उसको अनुकरण करता है, उसको अपनाता है, ताकि उसकी भी परिस्थिति उच्च हो जाए। और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और शब्द का समाजशास्त्री विवेचन जो होता है सबसे पहले किया, उनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की सर्वप्रथम एक प्रकार से उस पर मतलब कि उसकी अवधारणा दी, उसकी परिभाषा को बताया, उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एम.एन. श्रीनिवास ने कहा संस्कृतिकरण की परिभाषा को देते हुए कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति मतलब कि कोई जनजाति हो गई, कोई अन्य समूह हो गया, किसी मतलब कोई भी समूह हो गया जो कि निम्न जाति मानी जाती हैं, तो वो जातियां क्या करती हैं, वो जातियां जो उच्च जाति के लोग हैं, प्रायः जो द्विज जाति के लोग होते हैं, उनके मतलब कि उनके चीज़ों को देख पर करके, जैसे उनके पहनावा ओढ़ावा को देख करके, उनके रीति रिवाजों को, उनके कर्मकांडों को, उनकी विचारधाराओं को, जो बड़े जाति के लोग हैं उनकी जीवन पद्धतियों को अपना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं संस्कृतिकरण, ठीक है। यानी कि जब कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति के का अनुकरण करती है, उच्च जाति के जो नियम कायदे होते हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं और जो भी कार्य जो है उच्च जाति के लोग करते हैं, उस कार्य को जब निम्न जाति के लोग उनकी नकल करके करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संस्कृतिकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण क्या होता है सबसे पहले इसको बताएंगे, फिर हम पश्चिमीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्न हो जाना, ठीक है। अब एक मॉडर्न होने की एक प्रक्रिया जो होती है उसी को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण आप लिखेंगे कि आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख होती है। यानी अगर आप जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनकी सामाजिक स्थिति को अपने यहाँ पर बना लेते हैं, या फिर उनकी जैसे आर्थिक स्थिति बना लेते हैं, या उनकी इसी राजनीतिक व्यवस्था को कर लेते हैं, तो हम लोग डेवलप हो रहे हैं, हमारा एक प्रकार से आधुनिकीकरण हो रहा है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोग अब यही मान रहे हैं और यही धारणा चली आ रही है और यही धारणा बन भी गई। यानी क्या इंग्लैंड के लोग हम लोगों से ज़्यादा आगे थे? नहीं थे पहले। लेकिन अब क्या स्थिति है कि भाई हम उनको आगे मान लेते हैं कि भाई वो अच्छा है, हम बुरे हैं। हम अपने आप की विचारधाराओं को, अपने अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों को, अपने वेदों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपनी विचार मतलब कि जो अपने पूर्वज हैं उनको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। बस केवल हम नकल करना चाह रहे हैं किसका? यूरोप कंट्री की, कि भाई वो ऐसा करते तो हम भी ऐसा करेंगे, वो ये कर रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे, और उनको मॉडर्न बना देते हैं, उनको एक प्रकार से आधुनिक बना देते हैं। हम लोग पिछड़े हो जाते हैं उस समय। तो ये दिक्कत की बात है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना। ये सोच बहुत एक प्रकार से दिन से गढ़ी गई कि भाई ये इंग्लैंड के लोग ही आए हैं, वही बता के गए कि भाई हम लोग मॉडर्न हैं, तुम लोग जो है एकदम से गंवार हो, बेकार हो, ठीक है। लेकिन उनकी दृष्टि से अगर हम लोग गंवार होते तो उनको यहाँ पर आने की आवश्यकता पड़ती, यहाँ से लूटने की आवश्यकता पड़ती। जितने लोग अपने आप को वो बन रहे हैं, चाहे आज के ब्रिटेन के लोग हों या कहीं के लोग हों, ब्रिटेन के लोग हों, फ्रांस के लोग हों, सभी लोग क्यों आए हम लोगों के देश में? क्योंकि हम लोगों के पास पावर थी, हम लोगों के पास धन था, हम लोगों के पास हर चीज़ थी, बस केवल था क्या? केंद्रीय सत्ता नहीं थी बस। और वो लोग आए और यहाँ के राजा थोड़ा सा लुभावना लाभ वाभ दे करके बस इन लोगों को कर दिया। बाकी भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत में क्या नहीं था? सारी चीज़ें थी। कौन नहीं आया भारत को लूटने के लिए? कौन नहीं आया? आप सोचो, सभी लोग भारत को लूटने के लिए ही आए। तो यार भारत कैसे पीछे रह सकता है? मैं सोच रहा हूँ कि भारत जो आगे था उसको पीछे कह देना एक प्रकार से मूर्खता सी एक प्रकार से काम होगी। क्या भारत पीछे है? बिल्कुल नहीं है। भारत हर चीज़ में आगे था, लेकिन क्या हुआ? लोग यहाँ पर आए और यहाँ से सीख करके गए और उन्हीं चीज़ों को अपने यहाँ डेवलप करके आज वो अपने आप को मॉडर्न बता रहे हैं। तो एक प्रकार से मॉडर्न जो होता है, आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक उन्नत व्यवस्था से लगाना होता है। यानी कि हमारी व्यवस्था जब उन्नति की ओर बढ़ती तो उसी को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। हालपर ने एक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत
उन सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, आध्यात्मिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक, इन सभी का रूपांतरण हो जाता है या किया जाता है, जैसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। तो एक प्रकार से आधुनिकीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि तमाम प्रकार के परिवर्तन जो कि एक प्रकार से निम्नता से उच्चता की ओर होते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से, यानी कुल मिलाकर कहें तो जो आज की आधुनिकता है वो सीधी सी आधुनिकता ये है कि भाई अगर भारत में आप हो तो आप विदेशी यानी कि यूरोप में क्या चल रहा है उसकी नकल करके हम लोग अपने यहाँ पर उस चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं। ये आधुनिकीकरण एक प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी परिभाषा बन सकती है, ठीक है। कुल मिलाकर के प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण से किसी गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द को ही हम आधुनिकीकरण कहते हैं। मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली या एक निरंतर होने वाला परिवर्तन होता है जिसका झुकाव जो होता है भौतिक संबंधता से समृद्धता की ओर अधिक होता है। यानी भौतिक समृद्धता जितनी अधिक होगी वो समाज उतना ही मॉडर्न, उतना ही आधुनिक होगा। तो ये हो गई आपकी आधुनिकीकरण। बात की है पश्चिमीकरण की। पश्चिमीकरण भी इसी से रिलेटेड शब्द है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाएं, किसी गैर एक प्रकार से पश्चिमी समाज का ज्ञान, विश्वास, मूल्य, इन सभी में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मूलभूत संस्थाओं पर देखा जा सकता है। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि उन्होंने कहा कि 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए अन्यंत्र मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले मतलब कि होने वाले जो परिवर्तन है उन्हीं को आत्मसात करता है। यानी कि जो पश्चिमीकरण मतलब पश्चिम के देश हैं उन्हीं के भौतिक चीज़ों को हम लोग जब अपनाते हैं उन मतलब कि एक प्रकार से जो मॉडर्नाइजेशन होता है आधुनिकीकरण का एक प्रकार से ही से मिली जुली परिभाषा होती है पश्चिमीकरण की भी। यानी पश्चिमी देशों की हम अपनाते हैं, उनकी चीज़ें उनके ऐसा बनने का प्रयास, उनकी विचारधाराओं को ग्रहण करने का प्रयास, ये होता है आपका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपका है भूमंडलीकरण क्या होता है और स्थानीयकरण। तो भूमंडलीकरण के बारे में बताएं तो भूमंडलीकरण किसे कहते हैं भाई, वो किसी एक समाज या देश में या किसी एक समाज का अन्य समाजों के या किसी एक देश का किसी अन्य देशों के साथ ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का निरंतर आदान प्रदान करना क्या होता है, इसी को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। बात आप ध्यान रखेंगे। और इसकी परिभाषा दी है ब्लैक वेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहा गया। उसमें लिखा है कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीतिक व व्यापारिक क्षेत्र से लेकर के संगीत, वेशभूषा एवं जनसंचार के क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अत्यंत तेजी से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जो है रूड लबर कहते हैं कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जो विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना में भौगोलिक दूरी की एक कारक के रूप में महत्ता एक प्रकार से कम होती है इसकी। तो कहीं ना कहीं पे एक कारक के रूप में महत्ता कम होती है, ठीक है। तो भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना में भौगोलिक दूरी की एक कारक के रूप में महत्ता कम जरूर होती है। ये बताया किसने, रूड लबर ने। तो एक प्रकार से ये भूमंडलीकरण है। बात की जाए स्थानीयकरण की तो स्थानीयकरण क्या होता है, भूमंडलीकरण का सीधा सा मतलब मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, सरल भाषा में। भूमंडलीकरण का मतलब होता है संकीर्ण विचारधारा से बड़ी विचारधारा की ओर बढ़ना, यानी एक देश से आदान प्रदान करना दूसरे देश में, ठीक है। जब कोई देश क्या करता है, किसी दूसरे देश के साथ ज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, वस्तु का, सेवा का, पूंजी का, बौद्धिक संपदा का आदान प्रदान करता है तो वैश्वीकरण होता मतलब वो भूमंडलीकरण कहलाता है, ठीक है। और स्थानीयकरण की बात की है तो स्थानीयकरण जो होता है किसी बृहत अवधारणा को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थापन करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि कोई बड़ा चीज है, कई देशों के बीच में संपर्क है, उसको काट करके छोटा कर देना, स्थानीयकरण कर देना। यानी कोई बड़े वस्तु को अपने छोटे से स्तर पर समझना, उसको या छोटे स्तर पर उसको बांटना। मैकी मैरेट ने अपने लघु और बृहत परंपरा के सिद्धांत में इसका प्रयोग इस अर्थ में किया है कि जब बृहत परंपरा का प्रयोग छोटे क्षेत्र के ऊपर किया जाने लगता है, अर्थात उसे लघु परंपरा के रूप में देखा जाने लगता है, तो उसे स्थानीयकरण की प्रक्रिया से व्यक्त किया जाता है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया में देशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवहारों को स्थानीय आधार पर लागू करने का प्रयास किया जाता है। मैकिम मेरेट कहते हैं कि जब बृहद परंपरा के सांस्कृतिक तत्वों की गति नीचे की ओर होती है और मतलब कि इस दौरान उनका उनका मूल्य मतलब जो उनका मूल स्वरूप होता है वह परिवर्तित हो जाता है और वे लघु परंपरा में के
एक व्यवस्थित भाग की तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम स्थानीयकरण कहते हैं। ये बात आप ध्यान। स्थानीयकरण की कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा बृहद परंपरा यानी जो बड़ी परंपरा होती है उसके तत्व जो होते हैं वो किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी बात यह कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया लघु समुदायों की रचनात्मक शक्ति को प्रकट करती है। तीसरी बात यह कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया के कारण से बृहद परंपराओं के प्रारंभिक स्वरूप को मतलब जो धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है परिवर्तित होकर के नए स्वरूप में परिलक्षित होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका रहा स्थानीयकरण। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 7वां नंबर, सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन की बात की है भाई। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आंदोलन क्या है, चलिए भाई बताइए। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आंदोलन क्या होता है। सामाजिक आंदोलन की बात करें तो सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास होता है जिसके द्वारा क्या होता है, एक नई सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार से बनाई जा सकती है। और यह प्रयास अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा संबंधित मतलब कि समन्वित व्यवहार होता है जिसमें वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है। परिवर्तन एक अनिवार्य मतलब परिवर्तन जो होता है एक अनिवार्य विशेषता है जो न्यूनाधिक अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। मतलब परिवर्तन हमेशा होता है, प्रत्येक समाजों में होता है समय समय पर। सामाजिक आंदोलन इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ देता है। कौन, सामाजिक आंदोलन जो होता है वो खास करके समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट ब्लूमर महोदय परिभाषा देते हैं सामाजिक आंदोलन की। वो कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न या प्रयास होता है जिससे क्या होता है, जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है, एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि टर्नर और किलन महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है बल्कि उन परिवर्तनों का विरोध भी करता है जो क्या करते हैं, जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। और इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा तथा अवांछनीय परिवर्तन का विरोध किया जाता है। तो ये सामाजिक आंदोलन हो गए। सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के आंदोलन इसमें आप देखते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन हो गया, ठीक है, और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। इसके अलावा सुधार आंदोलन का उद्देश्य भी कई सारा होता है। ठीक है, जैसे बाल विवाह खत्म करना हुआ, विधवा विवाह, दहेज, बहुपत्नी विवाह, ठीक है, विवाह विच्छेद खत्म करना, अंतर्जातीय विवाह, नारी शिक्षा की कमी, नारी की परिस्थिति, अस्पृश्यता, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये तमाम प्रकार की चीज़ें समस्याएं हैं। इनको लेकर के आंदोलन चलाए जाते हैं तो उसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं, सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका आ चुका महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका महिला आंदोलन। महिला आंदोलन की बात की जाए तो महिला आंदोलन जो है 19वीं सदी के आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति में और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बना करके उनकी दशा में सुधार करने का प्रयास किया है। और महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ अग्रणी महिलाओं ने स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्या का जो समाधान है उसके लिए प्रयास किया। अनेक संगठनों जैसे कि ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, प्रार्थना समाज का या सभा का, एनी बेसेंट या एक प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी का सहयोग जो है कहीं ना कहीं पे महिला आंदोलन में रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आप देखते हैं महिलाओं के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए जो है आंदोलन हुआ। बोध गया आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ आप देखते हैं आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ। दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन किया गया महिलाओं के द्वारा, महिला आरक्षण आदि आंदोलन भी हुआ। तो तमाम प्रकार के आंदोलन महिलाओं से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न देखें, दलित से आप क्या समझते हैं। दलित किसे कहते हैं भाई, बताएं सभी लोग। दलित से आप क्या समझते हैं, दलित आंदोलन के बारे में आपको बताना है। दलित जो होते हैं अस्पृश्य जाति जिनको कहते हैं उन्हीं को दलित कहते हैं। दलितों को विभिन्न नियोगिताओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनका जीवन नरकमय हो जाता है। वे जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होते हैं। जहाँ सवर्ण दलितों से अपने को बचाते हैं वहीं पर दलित भी परंपरागत विचारधारा के कारण से इस बात का प्रयत्न करते हैं कि कहाँ उन्हें मतलब उनसे किसी सवर्ण को धार्मिक कृत्यों के संपादन में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। इन्हें अस्पृश्य जातियाँ भी कहते हैं। आजकल जो अस्पृश्य जातियाँ हैं, ठीक है,
वो एक प्रकार से जैसी स्थिति पहले थी वैसे नहीं है, स्थिति में काफ़ी सुधार है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के पहली जैसी स्थिति अब वर्तमान में नहीं रही है। अब सारी जातियाँ एक प्रकार से ठीक ठाक है अपने स्तर पर, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भी चाहे सवर्णों की बात की है चाहे निम्न जातियों की बात की है, सभी लोग अभी तक बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। आप कभी जाएंगे तो उसमें जाति देखकर गरीबता जो होती है वो जाति देख करके नहीं आती, धर्म देख करके नहीं आती है, ठीक है। डॉक्टर D.N. मजूमदार दलित की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोगिताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी नियोगिताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। डॉक्टर K.N. शर्मा कहते हैं कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े। ये K.N. शर्मा कहते हैं दलित की परिभाषा को देते हुए। दलित आंदोलन की बात की तो दलित आंदोलन का अर्थ है सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों के द्वारा विरोध प्रदर्शन होना। आज आप देखते हैं भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव कस्बों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर ने दलितों के आवाज़ को और उठाया। प्रांतीय स्तरों पर भी अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए संघर्षरत हैं। और इसके अलावा दक्षिण में आप देखते हैं नाडारो आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नामशूद्र आंदोलन, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन, ये सब आंदोलन जो है ये आपके दलित आंदोलन ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 10वां नंबर, कृषक और श्रमिक आंदोलन। कृषक और श्रमिक आंदोलन की बात की तो कृषक आंदोलन क्या होता है? कृषक आंदोलन लिखेंगे सबसे पहले, अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था में आप देखते हैं बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया और इसके कारण से कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई और भारतीय किसान आर्थिक आधार पर एक प्रकार से कमज़ोर होते चले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान लगान की ऊंची दरों, जमींदारी क्षेत्रों के बेगार प्रथा की कठोरता तथा अनेक नियम विरुद्ध बेदखली से परेशान हो चुके थे और इसके कारण से कृषक आंदोलन जो होता है और सक्रिय होता है। किसान जो है महाजनों से बहुत नीची दरों पर ऋण लेने पर विवश हो जाया करते थे और समय बीत जाने की में आप देखते हैं इसका प्रभाव किसानों की बढ़ी हुई गरीबी के रूप में हमारे समक्ष आ जाता था, मतलब आ जाता है। और यही होता है एक प्रकार से आपका जो है कृषक आंदोलन। प्रारंभिक कृषक आंदोलनों में नील आंदोलन हुआ जो कि बंगाल में 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी में सक्रिय हुआ था। 20वीं शताब्दी तक का जो मतलब 20वीं शताब्दी का जो कृषक आंदोलन है वो 19वीं सदी की कृषक आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित और सफल था। ये आपका है कृषक आंदोलन। बात की श्रमिक आंदोलन की तो श्रमिक आंदोलन क्या है? तो श्रमिक आंदोलन में लिखेंगे कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य के घंटों का पालन, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध तथा आवश्यकता अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के आतिथ्यों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि श्रम आंदोलन श्रमिकों के लिए आप देखते हैं कारखानों के अंदर और कारखाने के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो श्रमिक आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। श्रमिक आंदोलन मतलब कि जो मजदूरों का आंदोलन होता है वो आंदोलन, कृषक आंदोलन मतलब जो किसानों ने किया वो आंदोलन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होता है आपका पर्यावरण आंदोलन, वो भी थोड़ा सा जान लें ताकि जो है आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर पाएँ। पर्यावरण आंदोलन जो होता है वो संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि संपूर्ण पर्यावरण जो है जिसमें प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण दोनों सम्मिलित होते हैं, उसको हम संरक्षित कर सकें। यही होता है पर्यावरण आंदोलन को लेकर के, ठीक है। आप देखते हैं कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बोगड़ा ने प्रारंभ किया, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके अलावा जो है भागीरथी और टिहरी परियोजना संरक्षण आंदोलन, इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। तमाम प्रकार के आंदोलन ये सब पर्यावरण को रिलेटेड आंदोलन है। अब आगे मैं थोड़ा सा इन प्रश्नों के उत्तर को उत्तर को ना बताते हुए हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है जो है केवल आपको यहाँ से कितने प्रश्न करने भाई, केवल आपको यहाँ से करने हैं 5 प्रश्न, आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे खंडवा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या हैं, फटाफट से बताएं।
अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्रगति तथा विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन तो प्रगति और विकास वाला पढ़ लीजिएगा, मैंने बताया भी है और बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का संक्षेप मतलब कि प्रक्रियाओं को संक्षेप में बताइए। बढ़िया प्रश्न है, ये भी आपकी परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में क्या अंतर है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में, ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है कि वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन सा भाई, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपका आ चुका है। 19वीं शताब्दी में होने वाले सुधार आंदोलनों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका आ सकता है आपके एग्जाम में कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है आपका। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न करने हैं खंड 7 से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका है माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां जो है उसको बताएं, यानी इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर और लास्ट प्रश्न है आपका पेपर का कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए या उनका वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार से आपने सभी प्रश्नों को देखा। इसके अलावा होम साइंस का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया, आप लोगों ने देखा होगा इसको भी। ठीक है, इसके अलावा और भी आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र का भी दिया था आपका, और बाकी सारे पेपर्स जो आपके हुए उनको सॉल्व करवाने का प्रयास करें 2 से 3 दिनों में। चूँकि अभी मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसीलिए पेपर मैंने सॉल्व नहीं करवा पाया, बाकी मैं पेपर आपका सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अनिवार्य प्रश्न पत्र वाला जो हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। ठीक है, आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसका भी ले लीजिएगा। बाकी ये ठीक है, बाकी मैंने शुरुआत के 10 के आपके उत्तर बता ही दिए हैं। बाकी अभी क्या हुआ है कि मेरे पास उतनी एनर्जी बची नहीं हुई कि मैं पूरा पढ़ा पाऊँ आपको। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्लास को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, यानी कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपकी क्लास छूट ही गई थी क्योंकि कल आपकी मतलब कि आज ही आपकी परीक्षा है, और रात में कल आपकी परीक्षा मतलब कि पेपर हुई, मतलब कि लाइव क्लास हो ही नहीं पाई थी, इसलिए माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। बाकी मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपको दे दिया कुछ चीज़ें। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, सॉरी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चले, धन्यवाद।